हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं G7 के बारे में। क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि हाल ही में संपन्न हुआ है G7 का 48वां सम्मेलन। कहाँ पर? जर्मनी में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन G7 के बारे में। G7 इसका 48वां सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ जर्मनी में। 47वां कहाँ हुआ था? यूके में, जहाँ पर कैब्रिज बे डिक्लेरेशन या कैब्रिज बे घोषणा पत्र आया था। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे G7 के बारे में। ये क्या है? क्या उत्पत्ति, सदस्य, ओरिजिन एंड मेंबर्स, विश्व के मानचित्र पर इसको हम दर्शाएंगे, इसके सदस्यों को। ठीक है, इसकी आलोचनाओं के बारे में जानेंगे और 48वें सम्मेलन का जो भी निष्कर्ष निकला है, आउटकम निकला है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, सब सारे 7 देशों के प्रमुख यहाँ पर हैं। ठीक, ओके। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आप ऊपर पोस्टर में ही लिखा हुआ है, दिखा रखा है। तो ये देखिए, कनाडा, ये कनाडा का झंडा है। देन दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे पर है जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान, फिर यूके और लास्ट में यूएसए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7, इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1975 में एज G6। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन उन सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था इन 6 देशों के नेताओं द्वारा, लीडर्स द्वारा। कौन कौन से देश? यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी क्या है? देखो, 1975 में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी होता था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब ये जर्मनी बन गया। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। इटली, फ्रांस और जापान, ये 6 देशों ने मिलकर G6 की स्थापना करी थी। क्यों? उसके पहले हुआ था ग्लोबल ऑयल क्राइसिस 1973 में, और ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज इश्यूज आए थे, कुछ समस्याएं आई थी वैश्विक मुद्रा विनिमय में। उन सब को लेकर, उन सब के बैकग्राउंड में इस संगठन को, इस समूह को बनाया गया था। क्यों? ताकि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ठीक है, आगे 1976 में क्या हुआ? कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो G6 बन गया G7। ठीक, अब EU कब से पार्टिसिपेट कर रहा है? यूरोपियन यूनियन 1997 से। ठीक है, लेकिन 1981 से एज ए नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसएसआर के विघटन के बाद, यानी 1991 के बाद रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया। कब? 1997 में। तो G7 बन गया G8। लेकिन रूस ने जॉर्जिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था 2008 में, और क्रीमिया को अपने में मिला लिया था। कैसे? यूक्रेन से छीनकर। कब? 2014 में। तो जो G8 था उसने डिसाइड किया, G7 था उसने डिसाइड किया कि वो रूस को परमानेंटली बाहर कर देंगे। रूस इससे पहले कि बाहर होता, उसने 2017 में कहा कि हम खुद ही बाहर हो जाते हैं, हम कभी इसमें आएंगे नहीं, परमानेंटली विड्रॉल अपना बता दिया, अनाउंस कर दिया। तो G8 फिर से G7 बन गया। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, जहाँ पे हम देखेंगे कंट्रीज़ मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, कनाडा है, यूएस है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। यहाँ पर रहा हमारा जापान। ठीक, अगर जापान को हटा दें तो ये बाकी सारे आपस में नाटो के सदस्य भी हैं। ठीक है, ये लोग नाटो के मेंबर्स भी हैं। ठीक, और जापान का अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस पहले से है। तो एक तरीके से ये मिलिट्री पार्टनरशिप भी बन जाती है। आगे देखते हैं। 48वां सम्मेलन, 48th समिट, इसके स्पेशल इनवाइटीज़ कौन कौन थे? किन किन लोगों को स्पेशली बुलाया गया था? तो अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, सेनेगल और साउथ अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुखों को यहाँ बुलाया गया था। अब हम इस वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं ये देश कहाँ पर हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा अर्जेंटीना। ठीक, फिर इंडिया,
ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा इंडोनेशिया, ठीक है, ये सुमात्रा, जावा, इधर यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर कौन सा है? यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ पर है, अभी तक तो यूक्रेन सबको पता लग गया होगा कि दुनिया में यूक्रेन कहाँ है, ठीक है। फिर सेनेगल, सेनेगल यहाँ वेस्ट अफ्रीका में ये रहा, ठीक, सेनेगल। सेनेगल के बाद साउथ अफ्रीका, ये भी हर कोई जानता है, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका को हर कोई जानता है। अब ऐसा नहीं है कि 2022 में पहली बार इंडिया को एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया था, इंडिया को पहले भी बुलाया जा चुका है 2003 में, ठीक, 2005 से लेकर 2009 तक और 2022 में। अब 2022 में जब बुलाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य मुद्दा था वो था क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन और फूड सिक्योरिटी, ठीक, इन 3 मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया था। आगे देखते हैं अब इसकी आलोचना क्यों होती है, ठीक है, आलोचना के मुख्य मुद्दे क्या हैं। जैसे पहला मुद्दा ये है कि इस ये जो समूह है G7 है, इसको कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड एलीट क्लब है, ठीक है। जैसे एक अमीर लोगों का क्लब होता है उसी तरीके से ये भी एक अमीर लोगों का क्लब है, ठीक। G7 को वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों का समूह है, तो इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड एलीट क्लब है, ठीक है, जिसने जब से ये बना है अपने आप को रिवाइज नहीं किया, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। जब ये बना था तब इसके सदस्य उस समय के रहे होंगे जीडीपी में दुनिया में अग्रणी, सबसे आगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चीन भी है, आज चाइना है, इंडिया है, ठीक है, ये सब की जीडीपी भी, हमारी जीडीपी भी बहुत आगे है। दूसरा, G7 रिप्रेजेंट करता है 50% ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल दुनिया भर की जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 50% G7 के देश रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, वैश्विक जनसंख्या की बात करें, तो केवल 10% लोग ही G7 देशों में रहते हैं। इससे क्या दिखता है कि असमानता कितनी ज़्यादा व्यापक है दुनिया में, ठीक है, इनइक्वलिटी कितना ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इनइक्वलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक। आगे तीसरा, अब जैसे रूस और चीन, रशिया और चाइना इस ग्रुप से बाहर हैं, जब रशिया था भी तो उसको 2017 में रशिया ने कहा हम बाहर जा रहे हैं, तो इससे ये जो G7 है एक तरीके से ये पश्चिमी पाश्चात्य देशों का एक समूह है, और ठीक है, रूस और चीन बाहर हैं, तो पाश्चात्य जो पश्चिमी देश हैं वो वैसे भी पूंजीवादी हैं, कैपिटलिस्ट हैं, और रूस और चाइना वैसे भी साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। एक तरीके से ये G7 क्या करता है, जो विश्व में ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, उसको इंश्योर करता है, बनाए रखने में मदद करता है, ठीक। आगे G7 कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो आपस में मिलिट्री पार्टनर भी हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक, कि G7 में जापान को छोड़ के बाकी सारे 6 देश तो नाटो के सदस्य भी हैं, और जापान का अमेरिका के साथ अलग से सैन्य समझौता है। तो जब ये मिलिट्री पार्टनर बन जाते हैं तो इसके बीच में जो इनका इकोनॉमिक एजेंडा है, आर्थिक जो मुद्दा है, वो धूमिल हो जाता है, उस पर चर्चा कम हो पाती है, ठीक है, और मिलिट्री क्षेत्र में चर्चा ज़्यादा हो पाती है, ठीक। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला, आउटकम्स क्या है G7 की 48वें सम्मेलन के। पहला, यूक्रेन को लेकर एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें कहा गया कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, ठीक है, या मदद करते रहेंगे। इसने ये भी कहा कि जो रूस का जो ये कृत्य है यूक्रेन के खिलाफ वो इलीगल है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते रूस वाले, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली, ठीक। अगर मदद की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प होती है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो होती है, उसके नाम पर अभी तक यूक्रेन को ये लोग $3 बिलियन दे चुके हैं, ठीक है। और बजटरी एड, बजट सहायता के रूप में अभी तक ये लोग लगभग 30 बिलियन दे चुके हैं, सिर्फ ये 2022 में, इसी साल अभी तक, ठीक है। अभी और ये लोग दे सकते हैं, ठीक। जैसे कहा ही उन्होंने कि ये यूक्रेन की मदद करते रहेंगे इन इट्स डिफेंस ऑफ
संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये लोग यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा ये रूस पर सैंक्शंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, सैंक्शंस को कैसे और क्या करेंगे? इनका मुख्य मुद्दा है रूस के तेल व्यापार को, ऑयल एंड गैस ट्रेड पर रोक लगाना है इनको। ठीक है, ताकि रूस को फाइनेंशियल मदद ना मिल सके। ठीक, और भी जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उन पर भी और पाबंदी करेंगे। ठीक, ये हो गई दो बातें। अब इन्होंने इसमें क्या किया कि एक अलग से चैप्टर ही अपने डिक्लेरेशन में निकाल दिया है रूस पर सैंक्शंस को लेके। तीसरा, स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया इन्होंने। क्यों ऐसा किया है जारी? क्योंकि जो यूक्रेन और रूस हैं ये दोनों बहुत बड़े निर्यातक हैं सूरजमुखी के तेल, सनफ्लावर ऑयल और गेहूं और अन्य अनाजों के। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तो निर्यात बंद हो गया है। इसीलिए अफ्रीकी देशों में और अन्य देशों में दुनिया के खाद्य संकट गहरा गया है। तो इस पर भी चर्चा की गई। आगे जो बहुत ज़रूरी था वो ये था PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। PGII को BRI का अपोजिट माना जा रहा है। जो चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका काउंटर माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये लोग मोबिलाइज करेंगे, लेके आएंगे $600 बिलियन अगले 5 साल में। क्यों? ताकि जो वैश्विक निवेश गैप है उसको कम कर सकें, नैरो कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके 4 जो मुख्य बातें हैं PGII की, कहाँ कहाँ प्रायोरिटीज़ हैं उसको देखते हैं। पहला है क्लाइमेट और एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक, हर कोई बात कर रहा है इसकी। डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी, कोविड-19 के बाद से हेल्थ भी फोकस में आ गया है। और जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्विटी। तो इन सब ये मोटी मोटी बातें, इन सब की चर्चा हर कोई कर रहा है। तो इन्होंने भी कहा हम भी करते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये PGII BRI से कैसे संबद्ध है या उसका काउंटर कैसे है, वो एक तरीके से ऐसे भी है क्योंकि PGI का एक मुद्दा ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ये लोग, जो आधारभूत संरचनाएं बनाएंगे, वो LMIC कंट्रीज़ में बनाएंगे। LMIC मतलब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ताकि US और उसके जो एलाइज हैं, मतलब अमेरिका और जो उसके साथी देश हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। आगे इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कहाँ पर? क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, और एक जस्ट ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी बनाया है। ठीक, स्टेटमेंट ऑन रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज। अब ये क्या है? रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज वो डेमोक्रेसीज होंगी जो अपने यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन। ठीक है, दूसरा जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका संरक्षण, मानवाधिकार की सुरक्षा, ठीक है, लैंगिक समानता आदि को लेकर अपने यहाँ काम करती हैं, इन सबको बनाए रखती हैं। ऐसी डेमोक्रेसीज़ को रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज़ कहेंगे। इनसे रिलेटेड भी, इनसे जुड़ा हुआ, इनसे संबद्ध एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। जाहिर सी बात है ये भी रूस और चाइना के खिलाफ है क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है नहीं। ठीक है, फिर हमारे मोदी जी ने कहा हम लोग लाइफ पर ध्यान देंगे, मतलब लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पर। ये हमारे मोदी जी ने कहा। अब लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट क्या है कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे। ओके, तो G7 के 48वें सम्मेलन से जुड़ा हुआ बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।